बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय का पाठ नंबर 8। प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है शरीर में गति। यह पाठ हमें हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित जानकारी देता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के पाठ शरीर में गति, जो कि विज्ञान विषय का पाठ नंबर 8 है। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए और देखिए कि आपके शरीर में कौन कौन सी गति हो रही है। जैसे आप समय समय पर अपनी पलक झपकाते हैं, आप श्वास लेते हैं तो भी गति होती है, और इस प्रकार से निरंतर अनेक गतियां होती रहती हैं। परंतु आप यह देखिए कि जब आप चलते हैं, आप उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, तो क्या तब की जो गति है और आपने बैठे बैठे जो गतियां की, उनमें कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। तो आज जो हम सीख रहे हैं वह हमें हमारे शरीर में होने वाली गतियों के विषय में ही सिखाने वाला है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं? अब आप सोचिए यह कौन से स्थान हैं? बिल्कुल सही, जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही वह भाग हैं जहां से आप अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं या उछल कूद कर सकते हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उनमें हम अपने शरीर के विभिन्न संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि माने कुछ ऐसे भाग या ऐसे जोड़ होते हैं जो दो भागों को जोड़ देते हैं, जहां से आप उन दो अंग को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो विभिन्न क्रियाकलाप की सहायता से हम अपने शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्न संधियों के विषय में सीखेंगे, जैसे कंदूक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि। ये सभी संधियां हमारी मदद करती हैं हमारे शरीर को गति करने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज तो आप बड़े मजे से उछल कूद रहे हो। क्या आप जानते हो कि हमारा शरीर ये सब उछल कूद कैसे कर पाता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे आपकी कोहनी, कंधा या गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं दोस्तों। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? नहीं ना। बगैर संधि के हम अपने शरीर के किसी अंग को नहीं हिला सकते। तो आइए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कंदूक खलिका संधि के विषय में, और इस क्रियाकलाप का नाम है कंदूक खलिका संधि। तो चलो मेरे साथ कक्षा 6 में देखने के लिए ये क्रियाकलाप कंदूक खलिका संधि। प्यारे बच्चों, आज के इस क्रियाकलाप के लिए हमें आवश्यक सामग्री जो चाहिए वह है एक बेलन, एक प्लास्टिक बॉल और एक कटोरी। बेलन को हम प्लास्टिक बॉल में इस प्रकार से फंसा लेंगे और कटोरी के अंदर प्लास्टिक बॉल
युक्त बेलन को इस प्रकार से हम घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक ऐसे ही आप अपने हाथ को भी गोल गोल घुमा सकते हैं। यह किस प्रकार से कार्य करता है? बेलन आपका हाथ, गेंद इसका एक सिरा है और कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो ये था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने देखा कंदूक खलिका संधि किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी गर्दन भी घूमती है, परंतु यह किस प्रकार से कंधे से अलग है। आइए सीखते हैं एक और संधि के विषय में जिसका नाम है धुराग्र संधि। दोस्तों, हम शरीर में गति के विषय में बात कर रहे थे और आज हम शरीर में पाई जाने वाली दो बहुत ही महत्वपूर्ण संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। आप भी इन गतियों को करने का प्रयास करें। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, जिसके कारण हम अपनी गर्दन को चारों तरफ गति करवा सकते हैं। यह कंदूक खलिका संधि से भिन्न है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा धुराग्र संधि के विषय में। प्यारे बच्चों, धुराग्र संधि की वजह से ही हम अपनी गर्दन और सिर को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। आइए अब सीखते हैं एक और अति महत्वपूर्ण संधि जिसका नाम है हिंज संधि। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी अस्थियां होती हैं, लेकिन जब अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए इन्हीं में से एक हिंज संधि के विषय में जानते हैं, एक क्रियाकलाप की सहायता से। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए। फिर चित्र में दिखाए अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है।
और पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? बच्चों, इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। बताइए हमारे कौन से अंग में यह संधि पाई जाती है? बिल्कुल ठीक, कोहनी में हिंज यानी कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो बच्चों, यह था अपना क्रियाकलाप हिंज संधि को दर्शाता हुआ। और अब बात करते हैं एक ऐसी संधि के विषय में जो गतिमान नहीं होती। बच्चों, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। यही कोशिश आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने में कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि ऊपरी जबड़े एवं कपाल के बीच जो संधि है वह संधि इसे ऐसा नहीं करने देती, और उस संधि का नाम है अचल संधि। प्यारे बच्चों, यह बात की हमने अपने शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न संधियों के विषय में। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का यह ढांचा किस प्रकार से बना है? कौन कौन से अंग कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। आइए जानते हैं हमारे शरीर के इस ढांचे यानी मानव कंकाल के विषय में। और सबसे पहले बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मानव कंकाल का चित्र। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इसी ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। और मनुष्य में पाए जाने वाले ढांचे का नाम क्या हुआ? मानव कंकाल। और शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। और बच्चों, एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। बच्चों, अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें आपको अनेक अस्थियां महसूस होती हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? बच्चों, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो आप सोच सकते हैं आप अपना हाथ कैसे मोड़ते, कैसे वस्तु को पकड़ते और कैसे कोई भी कार्य करने में सक्षम होते। तो देखिए चित्र में किस प्रकार से आपके हाथ की अस्थियां व्यवस्थित होती हैं। बच्चों, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसकी पहचान कर लीजिए। यदि आप अपनी गहरी सांस भरकर कुछ समय तक रोकेंगे और अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव करेंगे
तो यही ढांचा आपको महसूस होगा। आप अपनी पसलियों को गिन भी सकते हैं। आप देखेंगे कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर इस बक्से की रचना करती हैं और इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं, जैसा आपको चित्र में नजर भी आ रहा है। और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वह यह है कि ये पसली पिंजर हमारे शरीर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखता है। बच्चों, आप अपने मित्र या भाई बहन को बिना घुटने मोड़े झुककर उसके पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, जैसी आपको चित्र में नजर आ रही है। और बच्चों, यदि आप चित्र को ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको अनेक छोटी छोटी अस्थियां नजर आएंगी और यही छोटी छोटी अस्थियां मिल करके मेरुदंड का निर्माण करती हैं और इन अस्थियों का नाम होता है कशेरुका। याद रखें, क्या नाम होता है? कशेरुका। और बच्चों, मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, आप सोचें कि यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? नहीं ना? तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा मेरुदंड एक अस्थि का ना बन करके अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। और बच्चों, अब अपने इसी मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। और आप ध्यान से देखें, क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? ठीक ऐसी ही जैसी कि चित्र में दिखाई दे रही हैं। और जानते हो इन्हें क्या कहते हैं? ये होती हैं हमारे कंधे की अस्थियां। तो आप इस चित्र को भी अच्छे से पहचान लीजिए। और बच्चों, अब आप इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। यह बक्से के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ भी सकते हैं। तो यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, यह जो चित्र नजर आ रहा है, यह तो आपने अनेकों बार देखा हुआ होगा। ये है मानव खोपड़ी का चित्र। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई है और यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, जी हाँ बच्चों, मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। बच्चों, हमने अपने शरीर की बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा भी जा सकता है और उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। बच्चों, आप अपने कान को स्पर्श कीजिए। आप
एक ऐसे कठोर अस्थि भाग का अनुभव करेंगे जिसे आप मोड़ सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ कोई अस्थि नहीं है। आप अब अपनी अंगुलियों के बीच कर्णपाली को दबाने की कोशिश करें। अब आपको कर्णपाली और कान के ऊपर वाले हिस्से में अवश्य अंतर महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके कान का ऊपरी भाग इतना लचीला नहीं है जितनी कि आपकी कर्णपाली है। बच्चों, हमने चित्रों की सहायता से अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। क्या आप बता सकते हैं अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? बिल्कुल सही, पेशियां, जो कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रही हैं। बच्चों, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जानते हो क्या पढ़ने वाले हैं आज? जंतुओं की चाल के विषय में ही। और तुम साथ साथ सीख लेना, जिससे तुम्हें ये जो समस्याएं आ रही हैं सारी हल हो जाएंगी। चलो, बिल्कुल परेशान मत हो। प्यारे बच्चों, केंचुए की गति को समझने के लिए हमें केंचुए के शरीर की बनावट के विषय में पता होना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है, परंतु केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती। यह पेशियों से बना होता है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। और बच्चों, चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को यानी पीछे के भाग से भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग यानी आगे वाले भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। और बच्चों, इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह केंचुआ अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? ऐसी कौन सी खास आकृति होती है इसके पास जिससे यह जमीन से टिका हुआ रहता है? तो बच्चों, इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। बच्चों, केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। और बच्चों, केंचुए द्वारा किया गया यही कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। और इसीलिए केंचुए को किसानों का मित्र भी कहते हैं। तो समझे ना केंचुए की चाल और उसके फायदे। प्यारे बच्चों, अब चर्चा करेंगे घोंगा की, किस प्रकार यह चलता है। और चित्र में जो जंतु आपको नजर आ रहा है उसी को हम घोंगा कहते हैं।
बच्चों, आपको इसकी पीठ पर एक गोल संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बाह्य कंकाल अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई भी सहायता नहीं करता। यह तो बस इसके साथ खींचता जाता है। बच्चों, जैसे ही कवच का छेद खुलता है उसमें से एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आते हैं। यह मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। यहाँ जैसे आपको चित्र में नजर आ रहा है, और यही पेशीय पाद इसकी चलने में सहायता करता है। तो यह हमने क्या देखी? घोंगे की चाल, यानी यह किसकी सहायता से चलता है? पेशीय पाद की सहायता से, यानी पैर की सहायता से, और इसकी चाल धीमी होती है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और जीव को। प्यारे बच्चों, क्या चित्र को देखकर आप पहचान सकते हो कि यह जीव कौन सा है? शाबाश, इसे हम कॉकरोच या तिलचट्टा कहते हैं। बच्चों, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। और बच्चों, इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में इसकी सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और यही बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। और बच्चों, यदि आप चित्र को ध्यान से देखोगे तो वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। इसके अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। तो इस प्रकार सभी पेशियां मिलकर तिलचट्टे को चलने, दीवार पर चढ़ने और वायु में उड़ने में सहायता करती हैं। है ना मजेदार? और प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे आपके पसंदीदा हवा में कलाबाजियां करने वाले पक्षियों की। वह कितने अच्छे और सुंदर लगते हैं जब पक्षी हवा में दूर ऊंचाई तक उड़ते जाते हैं। तो बच्चों, कुछ पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं, और बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। बच्चों, पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। आप सोचेंगे ऐसी क्या विशेषता है? तो बच्चों, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं और इन्हीं के कारण इनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। और पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद यानी आगे वाले पैरों की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं और कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। और बच्चों, वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं और पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार सभी अस्थियां मिलकर के इस तरीके से बनी होती हैं कि पक्षी को उड़ने में बहुत सहायता करती हैं। और बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम आपको नाव के चित्र क्यों दिखा रहे हैं? आपने कभी कागज़ की नाव बनाई है?
जरूर बनाई होगी। बच्चों, आप नाव के दोनों सिरों को देखिए। क्या वह चौड़ी ओर से जल में जा पाती है? क्या इस प्रकार आप नाव जल में सरलता से चला सकते हैं? नहीं ना? फिर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है और शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा रेखीय। शाबाश। और बच्चों, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। बच्चों, जब मछली तैरती है तो तैरने की प्रक्रिया में इसके शरीर का आगे वाला भाग एक और मुड़ जाता है और इसकी पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है और चित्र में देखने के अनुसार यह अपने शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से इसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और इससे एक झटका लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। और इस प्रकार के क्रमिक ताल से यानी बार बार करने से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करते हैं। और बच्चों, अगर आप मछली के शरीर को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके शरीर पर और भी पंख नजर आएंगे जो तैरते समय जल में संतुलित बनाए रखने और दिशा निर्धारण करने में मछली की सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र यानी फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से ये प्राकृतिक जीव हम मनुष्य की भी सहायता करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? और बच्चों, क्या आप याद करके यह बता सकते हैं कि यह सीधा चलता है या नहीं? प्यारे बच्चों, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और बच्चों, इसके शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ये परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। बच्चों, सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है और इस कारण से सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। तो ये देखिए आपने, सर्प में गति किस प्रकार से होती है। और बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपके काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ऐसे ही बहुत से प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते होंगे जिनके विषय में हम आने वाली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ेंगे। और बच्चों, अब समय है हमने इस पाठ में अब तक क्या क्या सीखा। आपने क्या सीखा? सबसे पहले इस पाठ में कुछ प्रमुख शब्द आए हैं। वह कौन कौन से शब्द हैं उन्हें एक बार देखते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहला शब्द है मेरुदंड। यह एक नया शब्द हमने सीखा है, मेरुदंड। दूसरा शब्द है पेशी। तीसरा जो प्रमुख शब्द हमारे इस पाठ में आया है वह है कंदूक खली का संधि।
यह एक संधि का नाम है। और अगला शब्द है बाह्य कंकाल। और बच्चों, एक और महत्वपूर्ण शब्द हमने सीखा है, वह है शूक। और एक और शब्द है श्रोणि अस्थियां। ये एक अस्थियों का नाम है जो मानव शरीर में पाई जाती हैं। और एक अन्य शब्द है उपास्थि। उपास्थि भी अति महत्वपूर्ण शब्द है। फिर है धुराग्र संधि, यह भी एक संधि का नाम है। अगला शब्द है गुहिका और उससे आगे है पसली पिंजर। और फिर है अचल संधि। अचल संधि भी एक प्रकार की संधि होती है। और उसके बाद है एक और प्रमुख शब्द जिसका है कंधे की अस्थियां। और बच्चों, उसके आगे है जंतुओं की चाल। फिर है कंकाल और आगे है एक और संधि का नाम, वह है हिंज संधि। और अन्य प्रमुख शब्द है धारा रेखीय। तो ये अपने प्रमुख शब्द हैं। आपको अवश्य ही मजा आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।